अब यहाँ पे नेक्स्ट मेथड हमारा बकिंगम पाई मेथड, ये दूसरा मेथड है डायमेंशनल एनालिसिस में। ये मेथड तब यूज़ होता है जब हमारे पास में बहुत सारे डायमेंशनल वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैंने मेंशन किया हुआ, दिस थ्योरम स्टेट्स दैट इफ देयर आर n डायमेंशनल वेरिएबल involved in a phenomena which can completely described by m fundamental quantities, then the relationship between them is given by n minus m terms known as pi terms। अब ये क्या चीज़ है, अब ये चीज़ के बारे में बताता हूँ मैं। यहाँ पे मान लो आपके पास में n बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर ले लो, वेलोसिटी हो गया, डायमीटर हो गया, ठीक है, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे हो गए, n नंबर्स हो गए आपके, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पे आपके पास में फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कितनी है, देखो एक फंडामेंटल क्वांटिटी आपके पास में यहाँ पे होंगी और वो होंगी हमेशा 3। कितनी होंगी? 3 होंगी। तो अब हम करते क्या है, ये जो 3 वैल्यू है इसको हम m के इक्वल रखते हैं और ये जो हमारे पास में n नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं वो n के बराबर होते हैं। तो ये वही यहाँ पे कह रहा है कि ये m फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं आपके पास में जिनकी वैल्यू होती है 3, ठीक है। अब ये आगे और क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि यहाँ अब कुछ टर्म्स हो जाती हैं। टर्म्स क्या हो जाती हैं? n माइनस m टर्म्स हो जाती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? पाई टर्म्स कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं उनको? हम पाई टर्म्स कहते हैं, ठीक। तो ये चीज़ है यहाँ पे। अब यहाँ ये जो m है, ये m क्या होगा? ये m आपके रिपीटिंग वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। ये m क्या होता है? रिपीटिंग वेरिएबल्स होते हैं। कैसे रिपीटिंग वेरिएबल्स, अभी सब बताने वाला हूँ। तो बकिंगम पाई मेथड में थ्योरम में कुछ नहीं है, ठीक है। थ्योरम में सिर्फ ये है कि n डायमेंशनल वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, और वो m फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। अगर मान लो वो m फंडामेंटल क्वांटिटीज से आपके डिटरमाइन नहीं किए जा रहे, m फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी, m, l और t, ये 3 होती हैं, ठीक है। इन 3 से अगर डिटरमाइन नहीं किए जा रहे तो फिर हम क्या करते हैं, n माइनस m, यानी कि जितने भी वेरिएबल्स बच जाएंगे n माइनस m करके, उनको हम पाई टर्म्स कहते हैं। तो उनसे हम डिटरमाइन करते हैं, ठीक है, उनका रिलेशनशिप निकाल के फिर आगे डिटरमाइन करते हैं। तो यहाँ पे स्टेप्स जो आपके इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो सबसे पहला स्टेप है यहाँ पे कि सारे के सारे वेरिएबल्स को लिखो और काउंट करो उन्हें एज n, ठीक है, उन सबको n एक वैल्यू दे दो। देन उसके बाद में ये देखना है कि सारे के सारे जितने भी n वेरिएबल्स हैं क्या वो MLT की ही फॉर्म में है, क्या वो डिटरमाइन किए जा रहे हैं इन तीनों से, MLT से, ठीक है। और अगर नहीं किए जा रहे तो फिर हम क्या करेंगे, हम n माइनस m कर देंगे, ठीक। अब समझ लो मेरा कहने का मतलब क्या है। यहाँ पे मान लो कि आपकी क्वांटिटीज कितनी है, 3 क्वांटिटीज आई हैं टोटल। तो 3 क्वांटिटीज आ गई, तो यहाँ पे यानी कि जो आप 3 m वैल्यू ले रहे हो, ये आपका n है यहाँ पे, तो वो कंप्लीटली डिफाइंड है। मान लो कंप्लीटली डिफाइंड नहीं होता है तो ये n मान लो आपका 4 हो गया है, तो m आपका हमेशा 3 ही रहेगा, इस बात को याद रखना, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक आपका एक्स्ट्रा वेरिएबल हो जाएगा जो होगा n माइनस m, यानी कि उसको हम कह देंगे पाई 1, एक एक्स्ट्रा हो गया यहाँ पे। तो ये चीज़ है। तो नंबर ऑफ पाई टर्म्स हमें निकाल लेंगे, हमें पाई टर्म्स निकाल लेने। फिर हम क्या करेंगे, चूज द रिपीटिंग वेरिएबल एंड इक्वेट इट विद पाई टर्म्स एंड सॉल्व इक्वेशन। अब ये नेक्स्ट स्टेप है। जो शुरू के भी मैंने 3 स्टेप्स बताए, होप वो तो क्लियर हो गए होंगे क्योंकि बड़े ईजी हैं। सबसे पहले n नंबर ऑफ काउंट करने, फिर 3 फिक्स होगा हमेशा हमारा, n माइनस 3 करते हैं, हमें पाई टर्म्स मिल जाएंगे कि भैया ये हमारे कितने पाई टर्म्स हैं, इनको हमें सॉल्व करना है। समझ में आ रही बात? शुरू के 3 एकदम सॉल्व है, उनके अलावा जितने सॉल्व नहीं हो सकते वो हमारे पाई टर्म्स हैं। तो वो कैसे निकालते हैं, n माइनस 3 करके, n माइनस m करके निकाल लेते हैं। अब वो जो पाई टर्म्स हैं उसमें से हमें क्या करना है, उसमें हमें क्या करना है कि रिपीटिंग वेरिएबल भी ढूंढने हैं। अभी देखो मैं बताता हूँ। मान लो कि अभी मैंने क्या किया, एक पाई 1 टर्म बनाई है, ठीक है। वो कैसे बनाई है, मुझे कैसे पता चला, ये n माइनस m वाला मैंने रूल बताया। सपोज आपका n कितना है 4, m आपका है 3, तो आपको पता चल गया कि भैया एक पाई टर्म आने वाला है, तो एक आपका पाई टर्म हो गया। अब यहाँ पे कुछ भी क्वांटिटीज हो सकती हैं। सपोज करो यहाँ पे वेलोसिटी है, यहाँ पे डेंसिटी है, ठीक है। यहाँ पे क्या है और एक एक्स्ट्रा, मान लो कि कुछ भी ले लो, विस्कोसिटी ले लेते हैं, विस्कोसिटी हो गया। तो ये 3 तो आपके आ गए, ठीक है। अब एक एक्स्ट्रा क्वांटिटी आएगा कुछ ना कुछ, क्योंकि यहाँ पे एक हो रहा है ना, एक आ रहा है यहाँ पे। तो देखो एक एक्स्ट्रा क्वांटिटी आएगा, देखो क्या है वो, यहाँ पे कुछ भी ले लेते हैं। चलो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे रेडियस, आसान शब्दों में बता रहा हूँ कि रेडियस मैंने ले लिया, ठीक है। तो अब करना क्या है यहाँ पे, चलो एक और एग्जांपल कर देते हैं। मैं सपोज यहाँ पे कर लेता हूँ 5, यहाँ पे करता हूँ 3। अब ये और अच्छे से समझ में आएगा, ये हो गया 2, यानी कि आपके पास में 2 ऐसी क्वांटिटीज हैं, 2 ऐसे वेरिएबल्स हैं
जिनको निकालने में आपको दिक्कत हो रही है। तो आपका एक वेरिएबल हो गया वो पाई1 और एक वेरिएबल हो गया आपका पाई2, एक हो गया पाई1 एक हो गया आपका पाई2। ठीक है, ये दोनों वेरिएबल्स मैंने यहाँ पे नोट कर दिए। तो ऐसे ही अब पाई1 सॉरी ये यहाँ पे पाई2 है, ये आपका पाई2 है यहाँ पे। ठीक है, तो मान लो अब कितने हो गए टोटल, मैं आपको बता रहा हूँ टोटल आपके एन कितने हैं 5, वो 5 कितने हैं अब यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। एक मेरा वेलोसिटी है, मैंने अभी बताया है, एक मेरा यहाँ पे डेंसिटी है, एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, एक मेरा यहाँ पे विस्कोसिटी है, एक मेरा यहाँ पे रेडियस है जो मैंने अभी लिखा था यहाँ पे। ठीक, एक चलो फोर्स ले लेते हैं, एक आपका फोर्स है। तो ये आपके टोटल कितने हो गए 5, 1 2 3 4 5, ये आपके 5 हो गए टोटल। ठीक, तो 5 में से 3 आपके फिक्स रहेंगे हमेशा। ठीक है, 5 आप में से 3 आपके हमेशा फिक्स रहेंगे, जो कि यहाँ पे है m। तो अब यहाँ पे जो जिक्र किया ना इसने रिपीटिंग वेरिएबल का, अब देख लो वो क्या है। यहाँ पे दोनों पाई टर्म्स में कुछ वेरिएबल्स ऐसे होंगे जो हमेशा रिपीट हो रहे होंगे। अब यहाँ पे विस्कोसिटी, और वो भी 3 के ही बराबर होते हैं। अब ये देखो, ये अब आपको शायद बात समझ में आ गई होगी। यहाँ देखो, ये आपका रिपीट हुआ वेलोसिटी, डेंसिटी और विस्कोसिटी, ये पाई1 में भी आया है और पाई2 में भी आया है। तो ये हैं आपके रिपीटिंग वेरिएबल। तो हमें रिपीटिंग वेरिएबल ढूंढने हैं कि हमारे हर एक पाई टर्म के अंदर कुछ रिपीट होने वाले वेरिएबल्स आए। फिर उनके अलावा जो वेरिएबल हमें अब निकालने हैं, जैसे कि यहाँ पे एक्स्ट्रा हो गया क्या, रेडियस और फोर्स, तो ये हम क्या करेंगे, ये यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, आई होप अब सबको क्लियर हो रहा होगा। तो ये इस तरीके से होता है। अब घबराने की जरूरत नहीं है, हो सके थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हुआ हो, लेकिन जब हम अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। अभी थोड़ा सा आपको एक आइडिया लग गया होगा कि हमें रिपीटिंग वेरिएबल्स निकालने हैं। ठीक है, रिपीटिंग वेरिएबल्स को क्या करना है, चूज करना है। तो रिपीटिंग वेरिएबल्स को कैसे चूज किया जाता है, वो 3 एक हमारी प्रॉपर्टीज होती है, उनके बेसिस पे चूज किया जाता है। एक हमारा होता है ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी, ये आप लोगों के सामने, एक आपका होता है काइनेमेटिक प्रॉपर्टी, एक होता है आपका काइनेटिक प्रॉपर्टी। तो ये 3 प्रॉपर्टीज होती है, इनके बेसिस पे आप अपना रिपीटिंग वेरिएबल निकालते हो। तो सबसे पहला आपका यहाँ पे ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या है, ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी का मतलब हुआ कि उसकी ज्योमेट्री से रिलेटेड, ज्योमेट्री से रिलेटेड क्या होगा, उसका डायमीटर, उसका लेंथ, यही तो होगा। तो पहला आपका हो गया यहाँ पे ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी से रिलेटेड। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा विजिबल नहीं है तो इसको मैं मेंशन कर देता हूँ। ये लेंथ है आपका यहाँ, ठीक है, एक्सेट्रा लिखा हुआ है ये। तो ये आपका ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी है, पहला क्या है, डायमीटर और लेंथ है। ठीक है, ये आपका ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी हो गया। अब आपका नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे हम। अब ये हो गया ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है काइनेमेटिक और काइनेटिक प्रॉपर्टी। ये वाली जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये मैं दोबारा लिख देता हूँ, एक तो विजिबल नहीं है और थोड़ा सा इसमें मिस्टेक भी है, तो ये यहाँ से हटा दो और मैं इसको ऊपर मेंशन कर देता हूँ सबको। ठीक है, ये मैं ऊपर मेंशन कर देता हूँ, ये थोड़ा सा यहाँ पे क्या मिस्टेक है, अभी रुक जाओ ज़रा। तो पहला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपना ये जो है काइनेटिक प्रॉपर्टी। तो ये काइनेटिक प्रॉपर्टी जो है इसको मैं फ्लूइड की प्रॉपर्टी भी कहता हूँ। इसको क्या कहते हैं, फ्लूइड प्रॉपर्टी भी इसको कहते हैं हम। ठीक है, यानी कि फ्लूइड की जो प्रॉपर्टीज है ना, फ्लूइड की क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, फ्लूइड की प्रॉपर्टीज हो सकती हैं जैसे कि उसका विस्कोसिटी कितना है, ठीक है, उसका सरफेस टेंशन कितना है, तो इस तरह की चीज़ें फ्लूइड की प्रॉपर्टी होती हैं। तो फ्लूइड की प्रॉपर्टी हमारे पास में यहाँ पे है जैसे कि उसका डेंसिटी, उसका विस्कोसिटी, उसका हमारा हो गया है सरफेस टेंशन, और सरफेस टेंशन के बाद में हमारा हो गया है इलास्टिसिटी। यहाँ पे हो जाता है हमारा वेपर प्रेशर। तो ये सब चीज़ें। अब मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन जब आपका आएगा तो इतना ज़्यादा नहीं पूछेगा, मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा वो बताता हूँ। एक डेंसिटी, विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन, ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है, इसके अलावा और मत याद रखना। फ्लूइड प्रॉपर्टी यानी कि काइनेटिक प्रॉपर्टी जो आप करेंगे उस काइनेटिक प्रॉपर्टी में ये 3 चीज़ें जरूर याद रखनी है आपको। उसके बाद में नेक्स्ट आपका आ जाता है यहाँ पे, ये हो गया है सेकंड वाला, और थर्ड आ जाता है आपका काइनेमेटिक प्रॉपर्टी। ये है आपका यहाँ पे काइनेमेटिक प्रॉपर्टी। अभी जो काइनेमेटिक प्रॉपर्टी होती है ये होती है फ्लो प्रॉपर्टी। फ्लो प्रॉपर्टी यानी कि जब फ्लूइड क्या करता है, फ्लो करता है, बहता है। तो जब बहता है तो तब कौन सी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, जैसे कि तब हो सकता है कि भैया वेलोसिटी कितनी है उसकी, है ना, एक्सेलरेशन कितना है उसका, तो ये सब क्या हो सकती है, ये सब उसकी फ्लो प्रॉपर्टी हो सकती है। तो यहाँ पे हो सकता है कि वेलोसिटी कितनी है, एक्सेलरेशन कितना है,
ठीक है, डिस्चार्ज कितना है, उसके बाद में प्रेशर कितना है, ठीक है, पावर कितनी है, ये सब क्या हो सकती है, ये सब उसकी फ्लो प्रॉपर्टीज हो सकती है, ठीक है, फोर्स कितना है, तो ये सब क्या हो गई है, ये सब उसकी फ्लो प्रॉपर्टी है। फ्लो यानी कि जब वो फ्लो करेगा, बहेगा, तब उसकी किस तरह की प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, तो वही है यहाँ पे आपको मेनली जो याद रखनी है वो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्चार्ज, प्रेशर। ये खैर तो ये तो सारे इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन मेनली जो यूज होता है वो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, प्रेशर, ये सब जो है यूज होते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं। चलो अब हम यहाँ पे अपना क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे। अब हमें अभी मैंने यहाँ पे 3 तरह की प्रॉपर्टीज सीखी कि 3 तरह की प्रॉपर्टीज के बेसिस पे मैं अपना क्या करूंगा, अपना रिपीटिंग वेरिएबल निकालूंगा। अब रिपीटिंग वेरिएबल क्या होता है, जैसे कि मैंने अभी ऊपर लिखा था, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि रिपीटिंग वेरिएबल में जो मेरी क्वांटिटीज हैं वो क्वांटिटीज मैं यहाँ से चूज करूंगा। जैसे कि डेंसिटी चूज कर ली मैंने, तो वो रिपीटिंग वेरिएबल है। जहां मुझे वेरिएबल्स में डेंसिटी दिख जाएगी चूज कर लो, वेलोसिटी दिख गई चूज कर लो, रिपीटिंग वेरिएबल है। अब रिपीटिंग वेरिएबल मेरी अपनी मर्जी में कुछ भी चूज कर सकता हूँ, लेकिन एक जनरली जो हम चूज करते हैं ताकि क्वेश्चन हमारा इजी हो सके, ठीक है, तो वो देख लो हम क्या चूज करते हैं, नोट करके लिख लेते हैं। चॉइस ऑफ रिपीटिंग वेरिएबल्स जो हम हमेशा चूज करते हैं, चॉइस ऑफ रिपीटिंग वेरिएबल, वो देख लो हमारी चॉइस क्या होगी। हमारी एक तो लेंथ शुरू में फिक्स्ड है एकदम ज्योमेट्रिक, एक तो लेंथ हो सकता है, एक डायमीटर हो सकता है, इसको हम याद रखेंगे। तो हम कॉम्बिनेशन में बनाएंगे एक तो लेंथ के साथ में तीनों प्रॉपर्टीज चूज करनी है, ज्योमेट्रिक भी, काइनेमेटिक भी, काइनेटिक भी, तीनों चूज करनी है। तीनों में से एक एक तो चूज करना ही है। m = 3 है ना, तो वो 3 यही होंगे, एक ज्योमेट्रिक, एक काइनेमेटिक, एक आपका काइनेटिक, तो तीनों में से एक एक चूज होगा। तो अब यहाँ पे क्या है, तो सबसे पहले अगर मैं ले लूँ कि भैया लेंथ के कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तो लेंथ के साथ मैं नेक्स्ट में क्या ले सकता हूँ, वेलोसिटी ले सकता हूँ, अपना डेंसिटी ले सकता हूँ। ऐसे मैं यहाँ पे लेंथ के साथ में क्या ले सकता हूँ, वेलोसिटी ले सकता हूँ और विस्कोसिटी अपना ले सकता हूँ। ऐसे में और यहाँ पे क्या ले सकता हूँ, अब लेंथ की जगह पर डायमीटर ले सकता हूँ, वेलोसिटी ले सकता हूँ और फिर से क्या ले सकता हूँ, डेंसिटी ले सकता हूँ। फिर दोबारा से डायमीटर, वेलोसिटी और विस्कोसिटी ये ले सकता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब ये यहाँ पे हम एक जो है क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, बकिंगम पाई मेथड का। तो यहाँ पे उसने कहा है कि ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द थ्रस्ट एफ डेवलप्ड बाय द प्रोपेलर विच डिपेंड्स अपॉन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। यहाँ पे इसने कहा ये रहा थ्रस्ट फोर्स है हमारा, ठीक है, वो किस पर डिपेंड कर रहा है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा पर डिपेंड कर रहा है। आगे एक वेलोसिटी वी है उस पर डिपेंड कर रहा है, देन आगे एक डायनामिक विस्कोसिटी है उस पर डिपेंड कर रहा है, फिर ऐसी डेंसिटी है, फिर प्रोपेलर का डायमीटर है, ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी मेजर्ड बाय द, एंड ये आगे क्या है, एंड द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द मीडियम मेजर्ड बाय द लोकल वेलोसिटी। अच्छा ठीक है, वेलोसिटी ऑफ साउंड पर डिपेंड कर रहा है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिन पे हमारा क्या डिपेंड कर रहा है, हमारा जो थ्रस्ट है या फिर जो हमारा कह सकते हैं हमारा जो फोर्स है वो डिपेंड कर रहा है ये सब फैक्टर्स पे, ठीक है। तो यानी कि एक तरीके से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किस किस चीज़ पे, तो वो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ओमेगा पे प्रोपोर्शनल है, ठीक है, और हमारे वेलोसिटी वी पे प्रोपोर्शनल है, हमारे विस्कोसिटी पे प्रोपोर्शनल है, हमारे डेंसिटी पे प्रोपोर्शनल है, फिलहाल प्रोपोर्शनल है, ठीक है, एंड ऐसे ही डायमीटर पे प्रोपोर्शनल है, और ऐसे सी जो हमारा वेलोसिटी ऑफ साउंड है उस पर प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पे वो क्या है, प्रोपोर्शनल है। अब इसमें अब यहाँ पे तो जैसे कि मैंने बताया था, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको एक फंक्शन की तरह से लिख लेंगे। यहाँ पे एक ऐसा मैं फंक्शन यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा ओमेगा, यहाँ पे वी, यहाँ पे म्यू, यहाँ पे रो, यहाँ पे डी और यहाँ पे सी, ये सब हो गए, ठीक है। तो अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे अब सबसे पहले जो स्टेप 1 है मुझे काउंट करना है वेरिएबल्स मेरे यहाँ पे कितने हैं, ठीक है। तो स्टेप 1 जो है मेरा वो क्या है कि यहाँ पे काउंट n वेरिएबल्स, तो मुझे वो n की जो वैल्यू है वो निकालनी है सबसे पहले, ठीक है। तो अब उसको काउंट कर लेते हैं हम, वो कैसे काउंट करेंगे। तो बहुतों को क्या होता है ना कि एक डाउट रहता है, कैसा डाउट रहता है कि भैया ये जो राइट साइड में जो अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं जैसे कि ये और ये, कि सिर्फ यही काउंट करना है या फिर ये जो इंडिपेंडेंट एक वेरिएबल है ये भी काउंट करना है। तो इसमें हमें ना सबको काउंट करना होता है, यानी कि
जो हमारा डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल सभी को काउंट करना है। तो यहाँ पे हमारे टोटल वेरिएबल्स कितने हो जाएंगे, अब काउंट करें तो 7 हो जाएंगे, ठीक है। तो काउंट n वेरिएबल्स, तो ये n की वैल्यू जो है हमारे पास में हो गई कितनी 7, तो n इक्वल्स टू यहाँ पे 7 आ गए, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, देखो स्टेप 2 है। स्टेप 2 में मैंने आप लोगों को बताया था कि फंडामेंटल जो हमारी क्वांटिटीज़ है वो काउंट करेंगे। तो m फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है हमारी, अब वो कितनी है, उसकी वैल्यू है 3। m फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कितनी है, 3। तो अब यहाँ पे m की वैल्यू हो जाएगी 3, ठीक है। तो अब इसके बाद में हम नेक्स्ट क्या करेंगे अपना, अब हम यहाँ पे नेक्स्ट अपना स्टेप करेंगे स्टेप 3। तो स्टेप 3 यहाँ पे हमारा होगा कि हमें क्या निकालना है, यानी कि एक तरीके से m की वैल्यू क्या हो गई 3 है ना, तो ये रिपीटिंग वेरिएबल्स है हमारे, ठीक है। ये है रिपीटिंग वेरिएबल, ये याद रखना रिपीट होंगे ये रिपीटिंग वेरिएबल। अभी हम चूज़ करेंगे, वो बताऊंगा चूज़ करना। तो अभी यहाँ पे नंबर ऑफ पाई टर्म्स निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ पाई टर्म्स, अब वो कितनी होंगी, अब वो कैसे निकाली जाती हैं, तो वो नंबर ऑफ पाई टर्म्स होती हैं n माइनस m, यानी कि पाई टर्म्स कितनी है, पाई टर्म्स है हमारे पास में यहाँ पे 7 माइनस 3 इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पे जो जो पाई टर्म्स है वो लिख लो, यानी कि पाई टर्म्स हमारे पास में कौन कौन से हो जाएंगे। सो द पाई टर्म्स विल बी हेयर, सो द पाई टर्म्स विल बी पाई 1, पाई 2, पाई 3 एंड पाई 4। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएंगे, हमारी पाई टर्म्स हो जाएंगे। चलो अभी तक हमने ये कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है यहाँ पे, कि हमें रिपीटिंग वेरिएबल को क्या करना है, चूज़ करना है। तो अब यहाँ राइट साइड में लिख देता हूँ मैं स्टेप 4 अपना, ठीक है। इधर ये वाला जो पार्ट है अब मैं इधर से सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पे है मेरा स्टेप 4। तो स्टेप 4 मेरा अब यहाँ पे क्या है, चूज़ रिपीटिंग वेरिएबल। अब ये रिपीटिंग वेरिएबल कौन सा होगा, चूज रिपीटिंग वेरिएबल। अब यहाँ पे देखो रिपीटिंग वेरिएबल के लिए मैंने ऊपर में ना ये एक मैंने बना रखा है ऑलरेडी, आप लोगों को बता दिया कि हम किसको थोड़ा प्रेफर करेंगे रिपीटिंग वेरिएबल के मामले में जब हमें चूज़ करना होगा। तो रिपीटिंग वेरिएबल में अब आप एक चीज़ यहाँ पे देखो, आपको क्या गिवन है भैया, डायमीटर यहाँ पे गिवन है, आपको डेंसिटी यहाँ पे गिवन है, आपको विस्कोसिटी यहाँ पे गिवन है। तो अब आप एक बार देखना क्या यहाँ पे वो चीज़ बन रही है, डायमीटर है, ठीक है, डायमीटर चूज़ कर लेंगे बिल्कुल। अब तो श्योर हो गया कि सबसे पहले ज्योमेट्री वाले में मैं क्या चूज़ करूँगा, मैं यहाँ पे डायमीटर चूज़ कर लूँगा, ठीक है। एक तो मेरा ये सिलेक्ट हो गया। दूसरा मेरा क्या था, अब एक बार देखो ऊपर आ जाते हैं यहाँ पे। दूसरा मेरा है काइनेटिक प्रॉपर्टी, फ्लूइड प्रॉपर्टी। काइनेटिक प्रॉपर्टी में मेरा देखो यहाँ पे विस्कोसिटी लिखा हुआ है, तो क्या मुझे यहाँ पे विस्कोसिटी गिवन है, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल विस्कोसिटी गिवन है। तो काइनेटिक वाले में मैं अब विस्कोसिटी चूज़ कर लूँगा। तो काइनेटिक में काइनेटिक प्रॉपर्टी के हिसाब से अब मैं यहाँ पे क्या चूज़ कर ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे विस्कोसिटी चूज़ कर ले रहा हूँ। लो एक मेरा ये हो गया। अब नेक्स्ट है मेरा यहाँ पे काइनेमेटिक। काइनेमेटिक मेरा क्या है, काइनेमेटिक है मेरा फ्लो प्रॉपर्टी। अब फ्लो प्रॉपर्टी क्या होता है, जैसे कि वेलोसिटी हो गया, ठीक है। तो क्या मेरा यहाँ पे वेलोसिटी गिवन है, तो एक बार वो चेक कर लेते हैं। देखो ऊपर आ जाओ, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्चार्ज, ये सब यहाँ पे गिवन है ना फ्लो प्रॉपर्टी में। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या मुझे वेलोसिटी यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ पे वेलोसिटी ये रहा एक, हाँ बिल्कुल मुझे यहाँ पे वेलोसिटी भी गिवन है। तो यहाँ पे एक मैं क्या कर लेता हूँ, वेलोसिटी ये कर लेता हूँ। और भी चीज़ें की जा सकती हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ कि अपना डेंसिटी भी कर सकता हूँ। अब ज़रा चलो, मैंने अभी वेलोसिटी निकाला है, एक डायमीटर निकाला मैंने, डी डायमीटर है, विस्कोसिटी मेरा म्यू है, और मेरा क्या है यहाँ पे वेलोसिटी मैंने अभी ये निकाला। अब एक बार ऊपर चेक कर लेते हैं क्या मेरा यहाँ पे सीक्वेंस बैठ रहा है। तो मेरा यहाँ पे डी वी म्यू मेरा, हाँ बिल्कुल यहाँ पे ये जो है डी वी म्यू ये आ जा रहा है। एक और हो सकता है जैसे कि डी वी, और ये डेंसिटी वाला भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी भी गिवन है, ठीक है। तो आप डेंसिटी भी ले सकते हो। तो डेंसिटी एक बार चेक कर लेते हैं कहाँ पे, डेंसिटी जो है पहले वाले में, डेंसिटी या फिर विस्कोसिटी, इनमें से कोई भी आप एक चूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, मैंने यहाँ पे विस्कोसिटी ले लिया है, ठीक। तो अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। चलो, तो अब ये हमारे हो चुके हैं रिपीटिंग वेरिएबल्स। अब क्या होगा, स्टेप 5 है हमारा यहाँ पे, स्टेप 5। तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, पाई टर्म्स को बनाना है, ठीक है। रिपीटिंग वेरिएबल्स का मतलब ये है कि ये हर एक पाई टर्म में आने वाले हैं, इस बात को याद रखना। रिपीटिंग वेरिएबल वो होते हैं जो हर एक पाई टर्म में आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नोट करके भी लिख देता हूँ ताकि तुम लोग को याद रहे। तो यहाँ पे नोट करके लिखो, रिपीटिंग वेरिएबल्स आर दोज, रिपीटिंग वेरिएबल्स आर दोज which repeat itself
या फिर देमसेल्फ इन एवरी पाई टर्म। लो ये होता है हमारा क्या, रिपीटिंग वेरिएबल। ठीक है, तो चलो अब यहाँ पे नेक्स्ट हो जाएगा हमारा स्टेप 5। स्टेप 5 क्या होगा, स्टेप 5 में हमें अब क्या करना है, हर एक पाई टर्म को बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे पाई टर्म निकाल लेते हैं अब। तो यहाँ पे पाई 1 टर्म में अगर निकालूं तो रिपीटिंग वेरिएबल मेरा क्या है, यहाँ पे रिपीटिंग वेरिएबल है मेरा यहाँ पे जैसे कि डी है, फिर मेरा म्यू है, फिर मेरा वी है, तो ये मेरे रिपीटिंग वेरिएबल हो चुके हैं। फिर इसके बाद में जो नॉन रिपीटिंग वेरिएबल है वो कौन से होंगे, तो नॉन रिपीटिंग वेरिएबल अब यहाँ पे ले लो। तो यहाँ पे मार्क करो पहले मैंने क्या क्या रिपीटिंग वेरिएबल चूज़ किया है। मैंने एक तो यहाँ पे डी को चूज़ किया है, एक मैंने म्यू को चूज़ किया है, एक मैंने वी को चूज़ किया। तो बच गया क्या मेरा, यहाँ पे बचा हुआ है ओमेगा, मेरा फिर बचा हुआ है यहाँ पे डेंसिटी, मेरा यहाँ पे बचा हुआ है फिर सी, वेलोसिटी ऑफ साउंड। ठीक है, तो अब हम एक एक करके उनको लेके आएंगे। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, एक एक करके उनको लेके आएंगे। ऐसे यहाँ पे मेरा फोर्स भी बचा हुआ है, ये रहा फोर्स, तो 4 बचे हैं अभी। तो चूंकि यहाँ पे लिखा है ना क्लियरली कि पाई टर्म्स कितने होंगे, 4। तो अब एक एक करके ये वेरिएबल्स यहाँ पे लिखे जाएंगे। तो जैसे कि सबसे पहले मैं अब यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, ईजी से ले लेते हैं, ईजी से शुरू कर लेते हैं। चलो यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, सी ले लिया अपना। ये मेरा क्या है, नॉन रिपीटिंग वेरिएबल है। तो पाई टर्म्स क्या होता है, पाई टर्म इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ रिपीटिंग वेरिएबल एंड नॉन रिपीटिंग वेरिएबल, इसको याद रखना है। तो ये हमारा क्या है, ये है नॉन रिपीटिंग वेरिएबल, नॉन रिपीटिंग वेरिएबल है। ठीक, एंड ये यहां से यहां तक ये मेरा रिपीटिंग वेरिएबल है। ठीक है, तो इसको हमें याद रखना है कि पाई टर्म अब हमारा क्या होगा, एक कॉम्बिनेशन होता है नॉन रिपीटिंग और रिपीटिंग वेरिएबल का। अभी पाई टर्म को मैंने सिर्फ आराम से लिखा है, अभी पाई टर्म प्रॉपर्ली कैसे लिखना है वो बता देता हूं मैं। ठीक है, तो अभी मेरा पहला पाई टर्म जो है, तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। अब यानी कि सॉल्यूशन प्रॉपर्ली यहाँ से शुरू हुआ है, तो सॉल्यूशन में मेरा पाई 1 टर्म है, तो यहाँ पे मैं d का पावर a ले लेता हूँ, म्यू का पावर b, v का पावर c, एंड जो मैंने अभी यहाँ पे c लिया है उसका पावर d। ठीक है, ये चीज़ है। ठीक, आई होप ये यहाँ तक जो है क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब यहाँ पे मैं नेक्स्ट क्या करूँगा, अब यहाँ पे मुझे बिल्कुल उसी तरीके से जैसे पहले था प्रिंसिपल लगाने होंगे अपने। तो अब यहाँ पे मैं कौन से प्रिंसिपल की बात कर रहा हूँ, मैं अब यहाँ पे बात कर रहा हूँ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की। अब यहाँ पे नाउ बाय अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, नाउ बाय अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, तो अब यहाँ पे सबके डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये मैंने मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे डी नहीं आएगा। यहाँ पे क्या होता है कि मतलब पाई टर्म्स में क्या होता है कि रिपीटिंग वेरिएबल्स के ही ऊपर ए बी सी, यानी कि ये जो हमारे एक्सपोनेंट्स हैं ये आएंगे रिपीटिंग वेरिएबल्स के ऊपर। बाकी जो आपके नॉन रिपीटिंग वेरिएबल्स हैं उनके ऊपर आपको कुछ नहीं लिखना है, कोई पावर नहीं आनी है, वो एज इट इज़ और सिंपल आएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे डायमेंशन फॉर्मूला लिखो सभी का। तो पाई 1 का हो जाएगा m0, l0 एंड t0। डायमीटर का हो जाएगा हमारे पास में l की पावर a, म्यू जो है वो है m, l-1 t-1, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इसकी पावर b। वेलोसिटी है तो lt-1 की पावर c, एंड यहाँ पे जो वेलोसिटी है उसके लिए हो जाएगा lt-1, सिंपल lt-1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सारे को सॉल्व करो। तो m0, l0, t0 इक्वल्स टू जितना भी m वाला पार्ट है वो एक साथ कर लो। तो m की पावर यहाँ पे हो जाएगा b, ये m की पावर हो जाएगा यहाँ पे b, l की पावर यहाँ पे हो जाएगा -b प्लस a प्लस c प्लस 1, ये हो चुका है। और t की पावर अगर मैं देखूँ तो t की पावर यहाँ पे हो जाएगा -b -c एंड -1, ये हो चुका है। ठीक है, अब इक्वेट कर दो दोनों साइड में, कंपेयर कर लो। तो यहाँ पे b इक्वल्स टू आ चुका है 0। ठीक है, आगे देखो ऐसे ही, तो -b प्लस a प्लस c प्लस 1 इक्वल्स टू यहाँ पे है 0। ऐसे यहाँ पे -b -c -1 इक्वल्स टू 0 है। तो ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे ये 0 हो चुका है। ठीक है, और ये वाला पार्ट जो है यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, b प्लस c इक्वल्स टू -1 मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अब चलो एक मुझे यहाँ पे ये मिल चुका है। अब यहाँ पे इस वाले में देख लो तो a प्लस सी यहाँ पे आ चुका है मेरे पास में कितना, -1 आ चुका है, a प्लस सी इक्वल्स टू -1। तो अब अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो यहाँ पे आप देख रहे हो b का वैल्यू हो जाएगा 0, तो c इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास में -1। अब ये c का वैल्यू जो -1 है इसको मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो c का वैल्यू जो मैंने -1 यहाँ पे पुट किया तो a इक्वल्स टू यहाँ पे आ चुका है 0।
तो ये यहाँ पे मेरे पास में वैल्यूज़ आई हैं। तो इस तरीके से मेरे पास में जो पाई टर्म है वो देख लो, पाई वन टर्म क्या बन जाएगा, तो पाई वन इक्वल्स टू डी की पावर ए है ना यहाँ पे, तो डी की पावर ए कितनी आई है 0। ऐसे ही यहाँ पे म्यू की पावर कितनी है बी, और बी का वैल्यू कितना है वो भी 0 आया है। ऐसे ही यहाँ पे वी का वैल्यू कितना है ऊपर -1 और सी एज इट इज़। तो हमारे पास में एक पाई वन टर्म जो आया है वो आ गया है सी अपॉन वी। तो एक पाई वन टर्म मैं यहाँ पे निकाल चुका हूँ। अब ऐसे ही मैं क्या करूँगा, पाई टू टर्म भी यहाँ पे निकाल लूँगा मैं। अब यहाँ पे हम अपना निकाल लेते हैं पाई टू टर्म। अच्छा, मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं कि अगर आप लोग मान लो कि आपने रिपीटिंग वेरिएबल जो है वो थोड़ा सा चेंज किया, चेंज करने का मतलब जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता दूं, मैंने यहाँ पे क्या लिया है, मैंने यहाँ पे विस्कोसिटी लिया हुआ है। मैं यहाँ पे अगर डेंसिटी ले लेता, था ना हमारे पास में ऑप्शन कि हम यहाँ पे डेंसिटी भी ले सकते थे। देखो ज़रा, हमारे पास डेंसिटी और विस्कोसिटी थे, तो मैंने यहाँ पे क्या लिया, विस्कोसिटी ले लिया। अगर आप डेंसिटी ले लेते तो क्या होता, तो यहाँ पे आपका पाई वन जो है वो कुछ और टर्म आ जाता, ठीक है। लेकिन अभी देखो पाई वन कितना है तुम्हारा, सी अपॉन वी आया है, तो पाई वन तुम्हारा कुछ और आ जाता। होता क्या है कि जो तुम्हारी टर्म्स है ना, जैसे कि सी अपॉन वी या फिर आगे कुछ और आएगा, वो सेम रहेंगे, बस नंबरिंग इधर उधर हो जाती है। जैसे कि ये सी अपॉन वी यहाँ पे पहले नंबर पे आया, इस बार पाई वन के साथ है। तुमने अगर सपोज करो कि रिपीटिंग वेरिएबल चेंज करके विस्कोसिटी की जगह पर डेंसिटी ले लिया होता, तो मे बी ऐसा होता कि जो सी अपॉन वी है ये पाई वन के साथ ना आके पाई टू के साथ आ जाता या पाई थ्री के साथ आ जाता। तो सब चीज़ मैं तुम्हें बता करके चल रहा हूँ, इसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं, घबराना नहीं है अगर तुम्हारे मन में इस तरह के कुछ डाउट्स अगर आ रहे हो तो अब यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, पाई टू टर्म को सॉल्व कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जब मैं पाई टू को सॉल्व करूँगा, पाई टू के लिए देखो, तो पाई टू मेरा यहाँ पे कैसे बनेगा, तो पाई टू के लिए अब मैं अपना नेक्स्ट रिपीटिंग वेरिएबल तो मुझे पता ही है, नॉन रिपीटिंग वेरिएबल मैं देख लेता हूँ। तो नॉन रिपीटिंग वेरिएबल में मैंने भी क्या लिया था, मैंने सी लिया था। अब मैं नॉन रिपीटिंग वेरिएबल में अपना डेंसिटी ले लेता हूँ। तो यहाँ पे अब नॉन रिपीटिंग वेरिएबल में डेंसिटी लेता हूँ, तो पाई टू बनाते हैं। पाई टू मेरे पास में यहाँ पे कितना होगा, डी की पावर ए, उसी तरीके से सिंपल है, डी की पावर ए, म्यू की पावर बी, वी की पावर सी, एंड यहाँ पे हो गया इस बार डेंसिटी। तो अब मुझे इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे फटाफट से इसको लिख लेते हैं। यहाँ पे m0 L0 एंड T0, डायमीटर हो जाएगा यहाँ पे L की पावर A, यहाँ पे हो जाएगा M L-1 T-1, इसकी पावर हो जाएगी यहाँ पे B, ठीक है। और यहाँ पे V हमारा क्या है, LT-1, यहाँ पे हो जाएगा मेरा C। डेंसिटी मेरे पास में क्या, यहाँ पे डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि मास के लिए हो जाता है M, वॉल्यूम के लिए हो जाता है L-3, ये हो जाएगा, ठीक है। अब सबको सॉल्व कर लो, यानी कि M वाले सारे एक साथ और L वाले सारे एक साथ कर लेंगे और सबको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे एक मेरे पास में M की पावर B और यहाँ पे +1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो 1 है ना, कुछ भी पावर नहीं है तो यहाँ पे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अब L को ले लो साथ में, तो L की पावर यहाँ पे हो जाएगा A - B + C - 3। अब T की पावर ले लो, तो T का यहाँ पे हो जाएगा कितना, -B - C, लो इतना हो चुका है। अब जब मैं इसको कंपेयर करूँगा तो कंपेयर करने के बाद मुझे क्या मिल जाएगा, आफ्टर कंपेयरिंग, तो यहाँ पे आफ्टर कंपेयरिंग मुझे क्या मिलेगा, अब देख लो, आफ्टर कंपेयरिंग तो मुझे क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, क्या क्या वैल्यूज़ मिलने वाली हैं, तो वो देख लेते हैं। अब मुझे यहाँ पे साफ साफ मिल रहा है कि b + 1 = 0 है, यानी कि b = -1 है। तो एक वैल्यू मेरे पास में ये आ चुकी है b की, ठीक है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं, तो यहाँ पे a - b + c - 3 = 0 है। तो यहाँ पे अब a, अच्छा इसको सॉल्व करने से पहले नेक्स्ट इक्वेशन लिख लेते हैं। तो यहाँ पे -b - c = यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0। तो यहाँ पे भी मैंने क्या निकाला है, b की वैल्यू निकाली है मैंने, -1 है ना। तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है कि भैया c = -b आ रहा है, तो c = यहाँ पे -1 हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे c का वैल्यू हो जाएगा 1। तो लो एक वैल्यू मेरे पास यहाँ आ चुकी है। तो अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो b का वैल्यू पुट किया तो ये हो गया, c का वैल्यू पुट किया तो ये हो गया, और ये -3 = 0। तो यानी कि a अब मेरे पास में यहाँ पे कितना आ चुका है, मेरे पास में यहाँ a आ जाएगा, अब ये सारा इधर करोगे सॉल्व तो a भी आ जाएगा यहाँ पे 1। तो यहाँ पे ये सब वैल्यूज़ अब जब मैं पुट करूँगा तो मुझे यहाँ पे मेरा पाई टू टर्म मिल जाएगा कितना, पाई टू = d की पावर कितनी आ रही है, a, तो d एज इट इज़ रहेगा यहाँ पे। म्यू की पावर कितनी आ रही है यहाँ पे, म्यू आ रहा है म्यू b है, तो b आया है -1, तो यहाँ पे -1। ऐसे ही v की पावर यहाँ पे 1 है, तो उसको छोड़ देते हैं अभी, और यहाँ पे डेंसिटी एज इट इज़ है। तो पाई टू मेरे पास यहाँ पे कितना आ चुका है, पाई टू मेरे पास यहाँ आ चुका है
डी वी रो अपॉन में म्यू। तो लो मेरे पास में पाई 2 ये आ गया, ठीक है, ये है। उसी तरीके से हम पाई 3 टर्म को भी सॉल्व कर लेंगे। अब मैं यहाँ पे पाई 3 के लिए बना देता हूँ। तो पाई 3 के लिए यहाँ पे मेरा कितना हो जाएगा, पाई 3 के लिए मेरा होगा पाई 3 इक्वल्स टू डी की पावर ए म्यू की पावर बी वी की पावर सी। अब यहाँ पे मैं क्या ले लेता हूँ, ओमेगा ले लेता हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, मैंने यहाँ पे ओमेगा ले लिया। चलो अब कुछ जो डायमेंशन फॉर्मूले हैं वो आप लोगों को पता होने चाहिए। जैसे कि ओमेगा है, ओमेगा को हम, ओमेगा का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो होता है t-1, t-1 होता है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर ले रहा हूँ, अब देखो मैंने आपको 2 बता दिए, पाई 1 बता दिया, पाई 2 बता दिया। अब जो बाकी के 2 रहेंगे जैसे कि पाई 3 और पाई 4 वो आप निकालोगे खुद से, ठीक है। मैं आंसर यहाँ पे लिख देता हूँ। तो पाई 3 यहाँ पे आपका आएगा क्या, तो पाई 3 यहाँ पे आपका आने वाला है, जस्ट अ सेकेंड, ओमेगा वाला है। तो यहाँ पे डी वीरो, एक सेकेंड, तो यहाँ पे तुम्हारा पाई 3 आ जाएगा डी ओमेगा अपॉन वी, ये पाई 3 है। और ऐसे ही तुम्हारा पाई 4 यहाँ पे आ जाएगा, पाई 4 है एफ अपॉन म्यू वी स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या है, देखो यहाँ पे पाई 4 जो तुम्हारा वैल्यू आया है, इस पाई 4 वैल्यू में तुम देख रहे होंगे कि एफ आया हुआ है। एफ क्या है, 4, से वो शुरू में ही आया था। तो इस एफ के लिए मैंने शुरू में क्या बनाया था, एक इक्वेशन बनाया था, एफ इक्वल्स टू फंक्शन, और यहाँ पे जितने भी टर्म्स आए थे वो थे लाइक जैसे कि डेंसिटी, विस्कोसिटी, सॉरी डी फॉर डायमीटर, विस्कोसिटी, फिर अपना डेंसिटी, ठीक है। तो इस तरह के जो टर्म्स यहाँ पे आए हुए थे, यहाँ पे और टोटल टर्म्स थे 6। तो उसी तरीके से एक तरीके से अब ये कह सकते हैं कि जो पाई 4 में चूंकि हमारा क्या आया हुआ है, पाई 4 के अंदर आया हुआ है एफ, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा पाई 4 है, ये पाई 4 एक फंक्शन होगा किसका, पाई 4 हमारा फंक्शन हो गया किसका, पाई 1 का, पाई 2 का और पाई 3 का, ठीक है। अब बस हम एंड पे हैं इसका सॉल्यूशन करने के, चलो तो हम एंड पे हैं बिल्कुल, एक सेकेंड, हाँ ये पाई 4 हो चुका है ऐसे। अब तो फिर यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे वैल्यूज लिख लेता हूँ। तो पाई 4 मेरा क्या है, एफ अपॉन म्यू वी स्क्वायर इक्वल्स टू फंक्शन, यहाँ पे पाई 1 का वैल्यू कितना आया था हमारा, वो हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। पाई 1 हमारा आया था यहाँ पे सी अपॉन वी, तो पाई 1 है सी अपॉन वी। पाई 2 हमारा कितना है, डी वी रो अपॉन म्यू, और पाई 3 हमारा कितना है, पाई 3 हमारा है यहाँ पे डी ओमेगा ओवर वी, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि मुझे एफ़ की वैल्यू चाहिए, तो इसको जो नीचे है ये म्यू वी स्क्वायर, इसको राइट साइड में ले जाओ, यहाँ पे ऊपर चला गया ये, फिर यहाँ पे फंक्शन एंड यहाँ पे सी अपॉन वी, फिर डी वी रो अपॉन म्यू, कॉमा यहाँ पे हो जाएगा डी ओमेगा ओवर वी। लो ये हमारा क्या है, सॉल्यूशन आ गया है बाय द बकिंगम पाई मेथड, ठीक है, ये चीज़ है। चलो अच्छा, मैंने एक चीज़ बताई थी, मैंने क्या बोला था कि आप अगर जो अपने रिपीटिंग वेरिएबल्स हैं अगर कुछ और ले लेते हो, जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिया था, म्यू लिया था, आप उसकी जगह पे सपोज करो कि आपने डेंसिटी ले लिया है। तो मैंने क्या कहा था कि वेरिएबल्स जो आएंगे जैसे कि पाई 1, पाई 2, पाई 3 जो तुम्हारे आएंगे, या पाई 4 जो तुम्हारा आएगा, वो सेम आएगा। वो क्या होता है, उसमें से कुछ कुछ सेम आते हैं, कुछ सेम नहीं आते हैं, ठीक है। तो वो थोड़ा सा करेक्शन कर लेना कि उसमें से कुछ कुछ सही सेम आते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो कि पाई 1 और मेरा क्या है यहाँ पे पाई 3 सेम आया है अगर मैं डेंसिटी ले लेता, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा मेंशन कर लेना। चलो यहाँ पे हमारा बकिंगम पाई मेथड खत्म हो गया। अब हमारा डायमेंशन एनालिसिस का थर्ड पार्ट होगा जिसमें मॉडल एनालिसिस देखेंगे अभी, ठीक है। चलो।